उन्नति, प्रगति, मान, अपमान जो होता है वो सोल का नहीं होता है, वो इस बॉडी का ही होता है। धन मिलेगा तो इस बॉडी को मिलेगा जिसकी एक आइडेंटिटी है। ये खत्म, सब खत्म। बट आप ये कैसे बोल सकते हो, क्योंकि साधु उस टाइम पे बोला करते थे कि आत्मा से दर्द हुआ और श्राप आपको लगेगा। ये तो बात ही गलत होगी सर। देखिए, सब कुछ है ना आध्यात्मी है, आप मानो चाहे ना मानो। और हमारे यहाँ पे आध्यात्म से ही सारी खोज हुई है। हर फाउंडर परेशान है कि उनका प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, क्या करे, ऐसा कुछ बता दो उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए। प्रोडक्ट को सक्सेस अनसक्सेस के पीछे प्लानिंग होती है। व्यक्ति इतना कैपेबल हो जाए, सही समय पे सही निर्णय ले सके, तो उसको सफलता निर्धारित हो जाती है। वो तो एक्सेप्शन हो गया ना सर। मैं आपको बोलते हैं कि चावल यहाँ पे डाल दो लक्ष्मी जी आ जाएंगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। जब प्राप्ति आपको होनी है, सफलता आपको होनी है, तो काम भी आप पे ही होगा। ऐसा बोला जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, इसका क्या लॉजिक है? साइंस की दृष्टि से समझिए, क्योंकि आज के युग को विज्ञान समझ में आता है। हमारी प्राचीन शब्दावली बदल जाए तो गोत्र उनको ढकोसला लगता है, लेकिन डीएनए समझ में आता है, ब्लड लाइन समझ में आती है। ऋतुराज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स टीम के अंदर। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मुझे चंद लाइनें याद आ रही है। वो लाइनें ऐसी है कि आदमी पैदा किसी मुहूर्त में नहीं होता है, ठीक, आदमी मरता किसी मुहूर्त में नहीं है, बिल्कुल, और पूरी जिंदगी मुहूर्त मुहूर्त करता रहता है। बहुत बढ़िया। तो ऋतुराज जी, आज अपन समझने की कोशिश करेंगे। फाउंडर्स ड्रीम का माहौल है और सारे फाउंडर्स हमको देखते हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी में बहुत साल बिताए हैं, आपने अध्यात्म में बहुत साल बिताए हैं। सो आज इस टॉपिक को ऐसा करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि एक फाउंडर है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, 100% गारंटीड सक्सेसफुल हो जाए उसकी लाइफ में। इस पे विचार करेंगे, बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, ताकि फाउंडर्स जो हमको देखते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाने की बात करे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, कम मेहनत करके कैसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, वो बात करेंगे। प्लस हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है आज, आपकी अलग विचारधारा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट किए एस्ट्रोलॉजी पे। तो आज आपकी एक विचारधारा समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए और सुनने के लिए। तो अगर मेरी जर्नी की बात करेंगे, तो ये जर्नी शुरू हुई थी बाय डिफ़ॉल्ट, एक ऐसे परिवार में जन्म लेके जो आध्यात्म से बहुत क्लोज़ली जुड़ा हुआ था। हुँ। दतिया पीताम्बरा पीठ है, जो उसके संस्थापक हैं स्वामी जी महाराज, उनके मेरा परिवार शिष्य रहा। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरी माताजी। मैं नहीं रह पाया क्योंकि मेरा जन्म जब हुआ उससे 1 वर्ष पहले वो समाधिस्थ हो गए। और राष्ट्रगुरु की उपाधि और देश के लिए, और वो व्यक्तित्व ऐसे थे जिनने तंत्र को जंगल से निकाल के एक सामाजिक आदमी के बीच में स्थापित कर दिया, भय रहित कर दिया। जो लोग तंत्र से डरते थे आज से कुछ वर्ष पहले, उनका इस जीवन का उद्देश्य था कि तंत्र की पुनर्स्थापना करना। विद्वान संतों में उनकी श्रेणी में वो आया करते थे, और वही गुण उनके शिष्यों में पड़े। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य के घर मेरा जन्म हुआ। तो बचपन से देखा माला जप करना, साधना करना, ध्यान करना। ज्योतिष, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आध्यात्मिक परिवार में जन्म लिया, तो ज्योतिष के प्रति आकर्षण। तो उन्हीं के शिष्य थे जिनसे मेरी दीक्षा हुई, और वो अपने आप में एक प्रखांड विद्वान थे, ज्योतिष आचार्य थे। हुँ। और उन जैसी ज्योतिष मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। अपने 40 साल की उम्र हो चुकी है, और उन जैसा एस्ट्रोलॉजर मैंने तो अपनी नज़र में नहीं देखा, या मेरी निगाह में नहीं आया होगा, क्योंकि भगवती एक से एक रत्न पैदा करती है। तो ये तो कहना मुश्किल है कि उनसे अच्छा नहीं हो सकता है, पर मेरी नज़र में अभी तक नहीं। ऐसा क्या है एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसको जिसको देख के आपको लगा? एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन का जो लेवल है, भूत भविष्य वर्तमान की जो प्रेडिक्शन करने की जो सामर्थ्य है, उसमें उनकी प्रेडिक्शन में कभी इफ एंड बट नहीं देखा, किंतु और परंतु नहीं देखा। अगर ऐसा होगा तो एग्जैक्ट वैसा ही होगा, थोड़ा सा भी 0.1% इधर उधर नहीं होगा। और एक कुंडली को एनालाइज करने में मैंने कभी उनको नहीं देखा कि उनने 30 सेकंड से ज़्यादा ली हो। और आपने उनसे दीक्षा ली है? हाँ, वो मेरे गुरु रहे, मेरे पापा के गुरु भाई थे, ज्योतिष उनके आशीर्वाद से आई।
और आज तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हाँ, उनके शब्द आज काम करते हैं। उनने ये मेरे को बचपन में 10 वर्ष के आसपास था तब बोला था कि तुमको ज्योतिष आएगी, और उस टाइम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2 साल बाद मेरी अपने आप ज्योतिष की जर्नी शुरू हो गई और तब से अभी तक चली आ रही है। उनसे जब सीख रहा था तो कुछ समय बाद सिर्फ़ उन्होंने एक ही शब्द बोला था, बस बहुत हो गई ज्योतिष पूरी। और उस टाइम मुझे बड़ा बुरा लगा था कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, मेरा गुरु मुझसे नाराज़ है, अब मुझे और सिखाना नहीं चाहता। उनके जाने के बाद उनकी पुस्तक मेरे हाथ में लगी और उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई थी कि गुरु कभी भी पूरा नहीं सिखाता। वो बीज डालता है और समय आने पे वो वृक्ष बनता है। तो मेरे को उस टाइम समझ में आया कि उनने बीज तो डाल दिया था, किसान होने का काम उनने पूर्ण कर दिया था, अब काम प्रकृति का था, तो आज ज्योतिष के रूप में मेरे को लोग जानते हैं। उनकी बुक का नाम? उनकी बुक पब्लिश वैसे नहीं हुई, वो उनके शिष्यों के बीच में रही, तो बताऊँगा भी तो किसी के लिए फ़ायदा नहीं है। उनने उनके उसमें अपने एक्सपीरियंस लिखे थे, कुछ तारा उनकी इष्ट थी, तो तारा के विषय में बात की हुई है। तो ज्योतिष पे 2 पुस्तकें भी लिखी थी, लेकिन वो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी। अच्छा, आचार्य जी, आपको ना डीएनए स्पिरिचुअल कोच कहते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये तो वैज्ञानिक जैसा नाम लग रहा है और आप स्पिरिचुअल की बातें कर रहे हैं। हाँ। देखिए, सब कुछ है ना आध्यात्मी है। आप मानो, चाहे ना मानो। और हमारे यहाँ पे आध्यात्म से ही सारी खोज हुई है। आयुर्वेद खोजने वाले ऋषि थे, आध्यात्मिक पर्सन थे, और जितनी भी वैज्ञानिक खोज कही गई हमारे यहाँ पे ऋषियों द्वारा खोजा गया, वो सब अध्यात्म से ही निकला है। चलते-फिरते आदमी ने कुछ तो भी नया नहीं खोजा। तो वो सारे हाइली स्पिरिचुअल पर्सन थे और वो एक चीज़ से दुनिया को देखते थे, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसको भौतिक रूप से ना जान के उसकी आत्मा यानी चेतना के लेवल से जानते थे। और वो चेतना हमारी चेतना के साथ जुड़ के किस तरीके का काम करेगी, उस लेवल पे जाके काम करते थे। आज का परिवेश वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करता है, क्योंकि आज की जनरेशन को वही समझ में आता है। तो डीएनए शब्द रख लिया। अभी मैं बोलूँ स्पिरिचुअल गोत्र तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। डीएनए से समझ में आएगा कुछ जेनेटिक बात हो रही हुँ। है। स्पिरिचुअलिटी की बात, क्योंकि ये विषय ही आध्यात्म का है। क्योंकि इसको अगर बहुत डीपली समझें तो सिंपल सी भाषा में हमारा धर्म द्वैतवाद से शुरू होता है और द्वैत में खत्म होता है। तो इसमें 2 ही चीज़ है, मैं और ये संसार, ये परमात्मा। तो मैं तो हो गया फिज़िकल बॉडी, यानी ये पिंड, जो ब्लूप्रिंट है डीएनए का। जो द्वैतवाद की बात बता रहे हो आप इस मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल डीएनए की। इस डीएनए यानी इस शरीर का ब्लूप्रिंट जो 2 लोगों के मिलने से एक कॉम्बिनेशन से ये शरीर बना। इस शरीर में जो चेतना है, जो इसको क्रियान्वित रखती है, शरीर है क्या? मरने के बाद तो खत्म होता है ना, क्या निकल गया? तो जो चेतना और ये बॉडी यानी फिजिकल और उसकी एनर्जी यानी सोल। तो ये जो बॉडी है, स्पिरिचुअलिटी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। क्योंकि जितने भी सुख, दुःख, उन्नति, प्रगति, मान, अपमान जो होता है, वो सोल का नहीं होता है, वो इस बॉडी का ही होता है। धन मिलेगा, तो इस बॉडी को मिलेगा जिसकी एक आइडेंटिटी है। ये खत्म, सब खत्म, मेरी सोल उस धन का कोई उपयोग नहीं करने वाली। उस मान-अपमान से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मरने के बाद मुझे जलाया जाए, दफनाया जाए या काट-पीट के कहीं फेंक दिया जाए। बट आप ये कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जब आपको कोई तड़पाता है, जब आपको कोई बात करता है, कोई आपका अपमान करता है, तो आपको अंदर आत्मा से दर्द होता है। फिर आप ऐसे साधु उस टाइम पे बोला करते थे कि आत्मा से दर्द हुआ और श्राप आपको लगेगा कि मेरी आत्मा आपको श्राप दे रही है। तो ये तो बात ही गलत हो गई सर, क्योंकि जो हमने सुना वो तो यही सुना था। देखिए, आपका चेतना का स्तर है, एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ करती है आज की यूथ, बड़ा लो फ़ील हो रहा है, डिप्रेशन में है, डाउन फ़ील कर रहे हैं। क्या फ़ील कर रहे हो? डाउन क्या हो गया? सर नीचे नहीं आया, कोई भी बॉडी पार्ट्स इधर-उधर हिला नहीं, यानी आपकी चेतना डाउन फ़ील कर रही है। जो अपवर्ड होनी चाहिए थी, जो ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए थी, वो अधोगामी हो गई है। आपके शरीर में एनर्जी लो फ़ील होने लगी है, इस वजह से। तो चेतना का तो संचार इस बॉडी में पैर से लेके सर तक होता रहता है और वो जिस स्तर पे होती है, आदमी का व्यक्तित्व उस तरीके से उस वक़्त काम कर रहा होता है। हमको मान-अपमान फ़ील हुआ, तो ये हमारी बॉडी को हुआ। सेंसेस ये हम
इंद्रियों के गुलाम हैं। इस दुनिया को हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं। आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा ये सारे सेंसेस हैं। इसी से हम समझते हैं। तो जब ये वर्किंग में है यानी एनर्जेटिक है, फ़ील कर पा रही है, जब इसको कुछ महसूस होता है, तो हम उसके हिसाब से हमारी चेतना ऊपर-नीचे हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कॉमन इंसान हैं। हमें अपनी चेतना के स्तर को बनाए रखना आता ही नहीं है। तो अच्छी चीज़ होगी, खुश हो जाएँगे, कोई बुराई कर देगा तो दुखी हो जाएँगे। बट ये तो कॉमन चीज़ है ना, मतलब करोड़ों लोगों में तो सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल, ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें बुराई क्या है? मतलब अगर देखा जाए तो? कोई बुराई नहीं है। देखिए, हम सनातनी या हिंदू बोलें, तो उनका लास्ट गोल क्या है? एट लास्ट गोल है मोक्ष, ठीक? आपको संसार में रहते हुए, संसार के सारे सुख-दुःख भोगते हुए, कर्म बंधनों से मुक्ति पाके और लास्ट अचीवमेंट पाना है, यानी परमात्मा में विलीन हो जाना और समय चक्र से मुक्त हो जाना है। ये हमारा लास्ट गोल है। हम ये जब फ़ील करते हैं, जब हम रिप्रेज़ेंटेशन बॉडी का करते हैं। एक कॉमन आदमी अपने आप को बॉडी से रिप्रेज़ेंट करता है। मैं जब बोलता है, आपने पूछा आचार्य जी, तो आचार्य जी समझ गए कि इस बॉडी के बारे में बात हो रही है। इस सोल के बारे में बात नहीं हो रही। इस बॉडी के थ्रू मैंने क्या अचीव किया, क्या जाना, इस संसार में क्या सीखा और मैं क्या कर सकता हूँ। हुँ। ये बॉडी ही मेरे को करवा रही है, तो बॉडी एज़ अ टूल्स मैं ही इसको सब कुछ मान लूँगा तो गलत होगा। मुझे ये जानना पड़ेगा इस बॉडी को यानी इस टूल्स को चलाने वाली एनर्जी है वही सब कुछ है। उस एनर्जी के बिना इसका कोई यूज़ नहीं है। जनरेटर अगर चलेगा नहीं, उसमें फ्यूल नहीं होगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जनरेटर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जब वो वर्किंग में नहीं है तो सिर्फ़ स्पेस घेर रहा है। तो उसको वर्किंग करानी, उसकी कैपेबिलिटी को यूज़ करने के लिए फ्यूल बहुत ज़रूरी है। अगर बेटर डीएनए ने एक बॉडी स्ट्रक्चर बेटर बनाया है, तो वो सेम फ्यूल जो आपके अंदर है अभिषेक जी और जो मेरे अंदर है और जो बाकी लोगों के अंदर है, वो सेम है, कम ज़्यादा नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है यानी जो टूल्स है, वो उतना ही कर पा रहा है जितना ये बना हुआ है करने के लिए। हुँ। आचार्य जी, समझने की कोशिश करते हैं वापस थोड़ा-सी आपसे। ये बातें तो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी कि आत्मा अमर है, मरना है, ये करना है। करना क्या है आखिर में? मतलब कि इंसान के हाथ में क्या है? क्या करे वो? इंसान के हाथ में है बुद्धि और बुद्धि का उपयोग। जानने की, एनालाइज़ करने की, समझने की कोशिश करना है। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि संसार छोड़ो और भक्ति मार्ग में जाओ, हिमालय चले जाओ, तपस्या करो, मुक्ति पाओ। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो संसार में रहते हैं, उनको थाली में सब चाहिए। सैलेड भी चाहिए, स्टार्टर भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सारे स्वाद चाहिए, ज़िंदगी का हर रंग भोगना है। उन्हें परिवार का भी सुख चाहिए, सफलता भी चाहिए, सोसाइटी में नाम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और सारी कामनाएँ पूर्ण करनी है। तो भई आप कॉमन मैन हो, ये आपका अधिकार है। आप सब करो, अच्छे से करो और इस बुद्धि विवेक के साथ करो कि आपको हर चीज़ का स्वाद आए। आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो, जो आपके पास होती हैं और जो नहीं है, उस पे सारा ध्यान फ़ोकस करके अपने प्राप्त खुशियों को छोड़ देते हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए, कोई व्यक्ति भूखा है, सर्टेन केस में उसके पास खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है और बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। बढ़िया बंगलो में है, एसी है, लेकिन उस दिन उसके यहाँ नौकर-चाकर नहीं है, किचन में राशन खत्म हो रखा है, लाने वाला नहीं है, बाहर दंगे हो रखे हैं तो कर्फ्यू लगा हुआ है, वो बाहर से मँगा भी नहीं पा रहा है कुछ। इमरजेंसी में मोबाइल टावर भी डाउन है। अब ना एसी का सुख, बंगला, उसकी फ़ेरारी, बुगाटी कुछ काम नहीं आएगी। कोई सुख का साधन काम नहीं आएगा, सारा फ़ोकस कहाँ है? भूख पे। तो हमारा फ़ोकस सेंट्रलाइज़ हो जाए और हम समझ जाएँ कि हाँ, एग्ज़ैक्टली हमको करना क्या है, तो ज़िंदगी में तकलीफ़ें खत्म। तकलीफ़ें हैं क्या? सिर्फ़ दृष्टिकोण, आपकी सोच कि आप देखना क्या चाहते हो। किसी के लिए ग्लास आधा भरा है, किसी के लिए आधा खाली है। सबको भरा दिखने लगे यही प्रयास है और इसको हम डीएनए और आध्यात्म की तरीके से समझते हैं स्पिरिचुअल डीएनए में। एक बेटर इंसान, एक मजबूत शख्सियत बनाने का काम स्पिरिचुअल डीएनए का है। तो आप क्या बोल रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी से भाग्य को बदला जा सकता है? जो आपके कर्मों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सब बदला जा सकता है। सब कुछ चेंज किया जा सकता कैसे करेंगे बताओ कोई? है। ये आपको इसके लिए कुछ चीज़ें हैं ना, इसके पीछे की साइंस को समझना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है।
जैसे मैंने कहा कि मेरा अस्तित्व यानी मैं शरीर, एक आम आदमी में यही है। हम कोई साधु बाबा, संत ज्ञानी नहीं है। जब हम बात करते हैं आचार्य ऋतुराज दुबे, तो यानी मैं इस बॉडी की बात करता हूँ, आप अभिषेक बोलते हैं तो आप उस बॉडी की बात करते हो। जो अचीवमेंट्स हैं वो इस बॉडी के हैं, इसके साथ ही हैं। जो महसूस हो रहा है इसको महसूस हो रहा है। अगर इसको सफलता मिल रही है तो इसके कारण भी इसी बॉडी में है, और अगर इसको असफलता मिल रही है तो उसके कारण भी इसी बॉडी में है। बस आपको उन कारण क्यों बने असफलताओं के, उसको अगर आप समझ गए तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। आप दर्द के कॉज को समझिए, एनेस्थीसिया मत लीजिए या पेन किलर मत खाइए। आप उसके कॉज पे काम करेंगे, परमानेंट छुट्टी हो जाएगी दर्द की। कैसे, मतलब कोई एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें? ऐसे एग्जाम्पल पे समझेंगे अभिषेक जी, कि जब डीएनए का कॉम्बिनेशन बनता है माता-पिता से, हुँ, तो 2 प्रकार का डेटाबेस है हमारे पास। क्योंकि आप जानते हो हिंदू होने के नाते कि हम अपने प्रारब्धों को भोगने इस संसार में आए हैं, हुँ। ठीक है? अपने कर्म बंधनों के हिसाब से अच्छा-बुरा भोगते हैं। मैं जब पैदा हुआ और मैंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू करी, तो अच्छी-बुरी चीज़ें सारी होती रहीं। अच्छी में तो मज़ा आया, बुरी में दिक्कत हो गई। हुआ क्या कि ये जो पेन ड्राइव है, जिसको ह्यूमन बॉडी कहा गया है, इसमें 2 प्रकार का डेटा है। एक डेटा जो जिस वंशावली में मैं पैदा हुआ, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, लिनेज में। एक जो मैं पास्ट से लेके आया। पास्ट से क्योंकि लेके आया? क्योंकि एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती, सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्म होती है, ठीक है? वो ट्रांसफ़ॉर्म होके इस बॉडी के अंदर आई, इस बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। शरीर चालू हो गया हमारा ये जनरेटर, और अपना काम कर रहा है अपनी एफिशिएंसी के साथ में। तो जो पास्ट कर्मास थे, वो टाइम टू टाइम एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हमको लाइफ में अलग-अलग सिचुएशंस फ़ील करनी पड़ रही हैं। रिलेशनशिप खराब है। आप कॉमनली अगर परिवारों को नोटिस करोगे, चलो परिवार छोड़ दो, एक जनसमूह पे आप रिसर्च करोगे, तो आप देखोगे कि हो क्या रहा है संसार में, कि आस-पास निगाह देखो तो आपको है ना विधवाएँ दिखेंगी ज़्यादा। कॉमनली देखो अपने आस-पास, ऐसे पुरुष कम मिलेंगे, मिलेंगे, रेशो कम है, जिनकी पत्नियाँ नहीं रहीं। ऐसे पुरुष अधिक मिलेंगे, ऐसी स्त्रियाँ अधिक मिलेंगी, जिनके पुरुष नहीं रहे। और एक मास लेवल पे देखना, 2, 4, 5 घर नहीं, और बड़े आराम से आप अपने आस-पड़ोस में निगाह मारना कि क्या स्थिति है, आपको यही दिखाई देगा। तो इससे समझ भी नहीं आ रहा है क्या बात है, पुरुष कम क्यों हो गए? महिलाओं की उम्र क्यों लंबी हो गई? जिस धर्म के अंदर तो करवा चौथ का व्रत है पति की आयु बढ़ाने के लिए, सावित्री लड़ गई यमराज से। सब कुछ है हमारे यहाँ, तो फिर भी कम हो गया। स्टडी करो कि पुरुष आत्महत्या ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। तो भई इन सब के कारण जब एक ही चीज़ रिपिटेशन में पैटर्न्स आ रहा है, तो इसका मतलब सेम चीज़ सबके अंदर है। तो जो जेनेटिकली म्यूटेशंस हमारे अंदर हुए, पूर्व कर्मास और परिवार के जो स्टोरेज कर्मा का जब आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, तो उसने सिचुएशन डिसाइड कर दी कि आपके साथ ये होगा। अगर आप उन म्यूटेशंस पे काम करते हो, उनको हील करते हो, तो आपके बाहरी जगत में अंदर काम किया, बाहर के जगत में चीज़ें चेंज होना चालू हो जाती हैं। आपके रिलेशन बिल्ड एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक नाम नहीं लूँगा। इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उसकी वाइफ़ को नहीं पता। वो इस कंडीशन पे आ गया था कि उसको 2 दिन बाद डिवोर्स फाइल करना था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। वाइफ़ रेडी थी, वो रेडी थी, सब कुछ ठीक था कि भई तय है, हम साथ में अब ज़िंदगी नहीं बिता सकते, एक-दूसरे की शक्ल तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। मेंटली प्रिपेयर था, मेरे पास आया, हम लोग साथ में थे। बोला मैंने मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ और अब नहीं रह सकता। मैं अब आगे कुछ देखूँगा। अब मेरी इच्छा भी नहीं है शादी करने की, दिल खट्टा हो गया, भर गया कि ये रिलेशन यार ज़िंदगी में तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं देता। हुँ। मैंने कोई नहीं, तुम ये प्रैक्टिस करो और देखो जो होगा अच्छा डिसीज़न लेना। ना मैंने उसको हाँ करी डिवोर्स देने के लिए, ना करी। मैंने कहा सिर्फ़ प्रैक्टिस करो और जो होगा वो अच्छा होगा। सही डिसीज़न लेना, बहुत सोच समझ के लेना। वो गया, उसने प्रैक्टिस करी, वाइफ़ से मिला और उसने मेरे को फ़ोन करके 4 दिन बाद बताया कि भैया भैया बोलता है मेरे को, भैया मज़ा आ गया। मैंने क्या हो गया? बोलता है 75% चेंज है सामने वाला। मैंने कहा 75% 4 दिन में? बोलते हैं हाँ। अब यहाँ डिवोर्स की बात नहीं हो रही है, फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। तो ऐसा क्या किया आपने उनके साथ? मैंने ये जो स्पिरिचुअल डे है, एक रिचुअल बेस है।
और इस रिचुअल हमारे संसार में पहले से ही था, लेकिन हम अपनी रूट से टूट गए, तो इस कारण वो भूल गए हैं और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने आपको वापस रूट से जोड़ दिया, आप वो प्रैक्टिस करते हो। वो प्रैक्टिस इतनी सिंपल है, अभिषेक जी, आप और मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं जिनके पास टाइम की कमी है, लेकिन वो 15-20 मिनट आराम से निकाल सकते हैं। उनको सिर्फ़ 15-20 मिनट करना होता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत हार्ड संस्कृत नहीं है और जगह 4 बाई 4 की ज़रूरत होती है, तो छोटे से छोटा बंदा निकाल लेता है। टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो करता है, उसका काम हो जाता है। ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, जो करियर से परेशान थे, सडनली उनके करियर के काम बनने लगे। तो फाउंडर्स ड्रीम में आप आए हो आज। हर फाउंडर परेशान है कि उनका प्रोडक्ट चल नहीं रहा है। क्या करें, ऐसा कुछ बता दो कि जैसे मतलब उनकी उनकी लाइफ सक्सेसफुल बनने वाली हो, मतलब वो प्रोडक्ट ही बना रहे होंगे कुछ ना कुछ या सर्विस बेच रहे होंगे कि यार हमको ये बनाना है। तो एक कॉमन एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके थ्रू कोई करे तो उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, प्रोडक्ट किसी का भी हो, करता इंसान ही है, उसी का होता है। प्रोडक्ट को सक्सेस अनसक्सेस के पीछे प्लानिंग होती है, निर्णय होते हैं उसके सही गलत। अगर व्यक्ति इतना कैपेबल हो जाए, सही समय पे सही निर्णय ले सके, तो उसको सफलता निर्धारित हो जाती है। वो और तो एक्सेप्शन हो गया ना सर। मैं आपको वही बना दूंगा कि आपके अंदर आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपको दुनिया देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, सोच का पैटर्न चेंज हो जाएगा। मैं बाहर तो कुछ करते ही नहीं, मैं आपको बोलते ही नहीं चावल यहाँ पे डाल दो लक्ष्मी जी आ जाएंगी, ये नारियल इस मंदिर में चढ़ा दो, आपके लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी, धन ही धन, पैसा ही पैसा आएगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। जब प्राप्ति आपको होनी है, सफलता आपको होनी है, तो काम भी आप पे ही होगा। मैं आपको वो सिस्टम दे दूंगा जिसको फॉलो करने से आप एक बेटर इंसान बन जाओगे। एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या है? सफल व्यक्ति ने सही समय पे सही निर्णय लिया, सफल हो गया। असफल व्यक्ति ने गलत समय पे सही निर्णय लिया, असफल हो गया। निर्णय सही था, समय गलत था। जी, ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए एक ही पॉइंट पे, सही व्यक्ति पे सही काम करने से आप हो जाओगे। जब आप बेटर, आपकी सोच, थॉट प्रोसेस चेंज होती है, दुनिया को देखने का तरीका चेंज होता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई होता है, तो आप बियॉन्ड द लेवल जाके डिसीजंस लेते हो। हम्म। इफ एंड बट्स नहीं होते। हम जैसे अनसक्सेसफुल आदमी बहुत सारे जिंदगी में, मैं ये करूं कि नहीं करूं, रिस्क लूं कि नहीं लूं, ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, वैसा करूंगा तो वैसा ना हो जाए। आधा टाइम तो इसमें निकालता है। आत्मविश्वास ही नहीं आता है कि वो जो करना चाह रहा है वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ड्रीम, सपने बड़े हैं अंबानी बनने के, टाटा बनने के। भाई, उनने सही समय पे रिस्क लिया, कुछ नहीं सोचा क्या होगा, आदमी बर्बाद हो जाएगा। भाई, मैं घर से झोपड़पट्टी में चला जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन अगर मैं कुछ अचीव कर गया, तो मेरी पूरी लाइफ पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ तर जाएँगी। तो ये सिस्टम आप पे ही नहीं कर रहा। जब ये बिहेवियर आप घर के अंदर फ़ॉलो करते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपके रिश्तों की अहमियत क्या है। आपको परिवार को समय देने का फ़ायदा क्या है? सामने वाले की सोच के साथ मेरे को एडजस्ट कैसे करना है? सामने वाले की प्रॉब्लम समझने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो रिलेशन सुधर जाते हैं, घर के झगड़े बंद हो जाते हैं। हुआ क्या? उस कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ उसके साथ में जिसका डिवोर्स रुका। वो गया तो उसके अंदर चेंज था। वो अपनी वाइफ़ को बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहा था पहले से, और वाइफ़ को यही चाहिए था कि ये मुझको समझता नहीं है, जो मुझे समझता नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अब दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हैं। तो बदलाव कहाँ हुआ? कोई जादू नहीं हुआ। आदमी की सोच बदल गई। बिहेवियर चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया, मतलब आप ये कह रहे हो चीज़ों को हाँ, देखने का नज़रिया चेंज हो गया। तो कोई तंत्र वंत्र, तंत्र विद्या, अध्यात्म, पाठ पूजा नहीं है। ये उससे कुछ जुड़ा हुआ है। ये उससे जुड़ा हुआ है, रिचुअल्स बेस है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको आँख बंद करके ध्यान करना है, कोई साउंड सुनना है, ऐसा नहीं है। रिचुअल बेस है। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी बाहर जनरेट नहीं होती है, एनर्जी अंदर जनरेट होती है। बस आपको पता नहीं है कि उस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज़ करना है, और डीएनए में वो एनर्जियाँ कौन-सी हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। तो मतलब एक फाउंडर को अपने प्रोडक्ट या अपने सक्सेस को देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। बिल्कुल। अगर नज़रिया बिल्कुल प्रोडक्ट में एकदम ऐसा टुवर्ड्स होगा कि ये सक्सेसफुल हो गई होगा, ऑप्टिमिस्टिक हो गई होगा, तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा भी करनी चाहिए और बोलते हैं कि लोग कि मैं 10-10 सालों से भगवान का पूजा पाठ कर रहा हूँ बट मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बेहतरीन प्रश्न है, और ये इसलिए अच्छा प्रश्न है अभिषेक जी, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है, और उन लोगों से सुना है जो बहुत कॉमन आदमी है, जिनका लाइफ में बिज़नेस है, नौकरी है, और वो सुबह उठते हैं, बढ़िया नहाते-धोते हैं, भगवान जी के आगे दिया बत्ती, अगरबत्ती करते हैं, फट-फट हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र जो होता है अपना 10, 15, 20 मिनट में किया,
और अपने काम धंधे पे निकल गए। अरे भाई, आपने ये क्या किया आपको कुछ पता है? एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि आप कुछ कर रहे हो, तो नेचुरली उसका कुछ आउटपुट आना चाहिए। मैंने डैम बनाया, मैंने साइंस से समझा कि ये टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है? मैंने डैम बनाया, ऊपर से वाटर फ्लो कराया, टरबाइन घुमाई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई। मैंने वहाँ से लेके पावर हाउस तक और पावर हाउस से लेके अपने घर तक की लाइन डाली नहीं, तो एनर्जी जनरेट हुई, लेकिन वो जाएगी कहाँ? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर चैनलाइज़ नहीं किया। आपने उसे बताया नहीं जाना कहाँ है और करना क्या है, तो वो तो वेस्ट जा रही है, जनरेशन हो रहा है। हम अंधेरे में परेशान हैं। तो बॉस आपको अगर कोई चीज़ समझनी है, करनी है, तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल और प्रोसेस होता है। हम अध्यात्म में सोशल मीडिया से इतने अंधे हो गए हैं कि कुछ तो भी कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है। भई खाना बनाने का एक प्रोसेस है। आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो इसका एक प्रोसेस है। दुनिया में सारे काम जो हो रहे हैं, इस प्रकृति में भी जो कुछ हो रहा है तो उसका भी तो एक प्रोसेस है ना। आप कुछ उठे, हनुमान चालीसा पढ़ी, चल दिए। भई उसका एक प्रोसेस है, तरीका है। एक इसमें एक तर्क भी आता है, लोग बोलते हैं, "तो क्या दिन भर हम पूजा ही पाठ करते रहें, भगवान आके खिलाएगा?" भई भगवान आके नहीं खिलाएगा। वो भगवान ये भी नहीं कह रहा आपसे कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ, महात्मा बन जाओ। जिनको महात्मा बनाना है, उनकी बचपन से परिस्थितियाँ वो वैसी निर्माण करता है। आपको अगर घर-परिवार ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, तो वो चाहता है कि आप इन ज़िम्मेदारियों को निभाओ अच्छे से। लेकिन ये भूल ना जाओ कि तुम इस दुनिया में सुप्रीम पावर नहीं हो। सुप्रीम पावर कोई है इस संसार में। आपको उस पे फ़ोकस रखना है और अपना काम करना है। योगेषु कर्म कौशला, कर्म की कुशलता ही योग है और कुशलता यानी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज़ तरीके से पूजा-पाठ करोगे रिज़ल्ट आता है। मैंने उसको बताया 15 मिनट का। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। एक लेडी मेरे पास आई, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपने सिटी में नोन पर्सन है, बहुत अच्छी, सब जानते हैं और करीब 15 साल से 20 साल से परेशान थी। वो एस्ट्रोलॉज़र्स के पास गई, जो उपाय थे वो किए, तांत्रिकों के पास गई, जिनको सवारी आती थी उनके पास गई। हर धर्म संप्रदाय के ऐसे व्यक्ति के पास जो कुछ स्पेशल पावर रखता है उनके पास गई, सिद्धियाँ जिन्हें कहते हैं। सबने जो उपाय बताए, मतलब उस लेडी का इस कदर हैरेसमेंट हुआ कि उस बेचारी की कब्रिस्तान तक में पूजा-पाठ करवा दी गई। और सबने ये बताया, तुम किसी ने बताया तुमको भूत है, किसी ने बताया तंत्र प्रयोग है, किसी ने बताया कुछ है। किसी नॉन मीडियम से वो मेरे पास आई थी कुंडली दिखाने के लिए, क्योंकि कॉमन होता है कि भई देखिए, क्योंकि मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं। तो उनसे मैंने ये पूछा, आप संसार में हो क्यों? मैंने कहा इस कुंडली की सिर्फ़ एक ही समस्या है, आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में फँस गए हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस साइड जाऊँ। मन कहता है कि तुमको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए और बुद्धि कहती है तुम्हें संसार की ज़िम्मेदारियाँ हैं और आप इसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसके बीच में झूल रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और आपको सारे स्पिरिचुअल अनुभव हो रहे हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो वो एकदम बोली, ये तो मेरे को आज तक किसी ज्योतिष ने नहीं बताया। मैंने कहा वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल यात्रा ही नहीं है। बोले मेरा शरीर सुबह टूटता है। मैंने कहा सुबह आके ऐसा लगता होगा उठते होगे तो आप कहीं घूम के आए हो और शरीर में थकान होगी, लो फ़ील करोगे। बोले हाँ। मैंने कहा कभी सुना है कि एस्ट्रल ट्रैवल किया है आपने? बोलते हैं ये नहीं सुना। मैंने कहा आपको फिर ये लगता होगा कि आप किसी जगह गए, ये तो मैंने पहले देखा हुआ है, ये मंदिर में होके आई हूँ, ये भगवान की मूर्ति इस जगह है, ये भगवान की मूर्ति इस जगह है, इस तरीके के पंडित बैठते हैं। और उनकी लाइफ़ में ये होता था, वो किसी अननोन जगह जाती थी और पहले ही बता देती थी ऐसा-ऐसा होता है। भाई बाय डिफ़ॉल्ट पूर्व जन्म के कर्मास के कारण ये एक्टिवेटेड है, बस आपको पता नहीं है। आज क्या हुआ, वो इस चीज़ को समझ गईं, स्पिरिचुअल डीएनए की प्रैक्टिस करने लगीं, जो डिप्रेशन की गोलियाँ और नींद की गोलियाँ खा के सो रही थीं, आज मस्त घूम रही हैं। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये तो हो गई अमीरों की बात। ये मोहित है, इसको अमीर बनना है, कैसे बनेगा? अमीर तो ये अपने कर्म और फैसलों से बनेगा। मैं इसको इस तरीके का आदमी बना सकता हूँ कि अगर ये जिस भी दिशा में, जो इसको पसंद है, काम करेगा, तो सफलता इसके ऊपर है। अब ये घर पे बैठ के सोता रहेगा, सफलता तो इसका नॉक नहीं करेगी दरवाज़ा। कर्म तो करना पड़ेगा। इस संसार का एक ही नियम है, कर्म। कर्म करेगा, प्रतिशत सफलताओं का होगा।
हर व्यक्ति कर्म करता है, गरीब हो चाहे अमीर। सुबह उठ के ये नहीं बोलता भगवान मुझे आज दरिद्रता दे दे। कर रहे हैं, बट लोग कर्म कर रहे हैं, बट फिर भी वो भाग्य के हिसाब से मिल रही है ना सफलता सबको। म्यूटेशंस रोक रहे हैं उनके। 2 किसानों के खेत बगल में हैं, दोनों ने एक ही प्रकार की फसल लगाई, दोनों का माइंडसेट लगभग एक सा है, वो बीज भी डाल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं। अब जब दोनों का खेत का साइज़ भी बराबर है और दोनों ने एक ही वैरायटी की फसल लगाई, जब लास्ट में उनका फसल का आउटपुट आएगा, आप देखिएगा दोनों का सेम नहीं होता। किसी की फसल थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, किसी की थोड़ी-सी कम होगी। सिनेरियो सेम था, परिस्थिति सेम थी क्योंकि दोनों के खेत बगल में थे और दोनों ने एक जैसा ही काम किया, सफलता, ये भाग्य है। राइट। अब एक बात और करते हैं फाउंडर्स ड्रीम के अंदर कि हर फाउंडर का एक लाइफ पार्टनर होता है। अब वो उसको अच्छा मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है, और अगर उसको अच्छा नहीं मिले तो शायद उसकी किस्मत रुक जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। इसका क्या लॉजिक है? आपको गोत्र में शादी करने के लिए अभिषेक जी ये समझना पड़ेगा ये गोत्र है क्या? हाँ। हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से चला जा रहा है। आज तो ख़ैर लोगों को अपने गोत्र नहीं मालूम। पहले हमारे यहाँ कई गोत्र मिलाए जाते थे शादियाँ करने में कि आप इन गोत्रों में शादी नहीं कर सकते। जैसे माँ का गोत्र, नानी का गोत्र, नाना का गोत्र, पिता का गोत्र, माता का गोत्र, दादी का गोत्र, ये 4-5 गोत्र होते थे। च बल्कि होते इससे ज़्यादा थे लेकिन 5 गोत्र पे आ गए। इन 5 गोत्रों में अगर सामने वाली पार्टी के ये 5 गोत्रों में से एक भी गोत्र कॉमन है, तो शादी नहीं करेंगे। गोत्र है क्या? गोत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? ये समझते हैं थोड़ा। ठीक है? 7 ऋषि हैं आपके। ये 7 ऋषि से 7 गोत्रों का जन्म हुआ। सप्त ऋषियों से, इसमें एक महर्षि दधीची है। ये इस पे थोड़ी-सी मैं आगे बात करूँगा। इसमें थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन है। मेजरली है भरद्वाज हो गए, अत्रि हो गए, इस तरीके से ये ऋषि हैं। हुआ क्या कि हम हैं तो पशु ही, बस 2 पैर पे चल रहे हैं, थोड़े-सा एडवांस हो गए, हमको थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो बेटरमेंट के लिए करते हैं और मजबूत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए करते हैं। तो इन ऋषियों से ये ऋषि थे स्पिरिचुअली हाई, फिज़िकली फिट, तो इनका जो डीएनए था, वो बेहतरीन डीएनए था। इस डीएनए को आगे बढ़ाया गया यानी इनकी वंशावली को आगे बढ़ाई, इनकी लीनेज चली, ठीक है? आज हम जब गोत्र बोलते हैं तो हम बताते हैं हम किस लीनेज से हैं। आज दृष्टि संकीर्ण हो गई, आज हम बताते हैं हम इसके पुत्र हैं। पहले हम ये नहीं बताते थे, हम पहले बताते थे हम किस कुल परंपरा से यानी हमारी शुरुआत किससे हुई है। तो ये 7 ऋषि आज 115-140 तक चले गए हैं। गोत्र में डिवाइडेशन हुआ है। बहुत सारे परिस्थितियों का कारण रहा उसके पीछे, जानबूझ के नहीं हुए और सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ से तो जब कोई बोलता है कि मैं गौतम गोत्र से हूँ, कश्यप गोत्र से हूँ, सांडिल गोत्र से हूँ, इट मीन्स वो बता रहा है कि वो किस जेनेटिक सीक्वेंस को आगे लेके चल रहा है, किस जेनेटिक उसमें है, लिनेज से है। आज का गोत्र डीएनए सिस्टम यही बताता है। जब मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ या गौतम गोत्र से हूँ, गौतम ऋषि के गोत्र से हूँ, अत्रि ऋषि के गोत्र से हूँ और आप भी अत्रि ऋषि के गोत्र से हो, तो हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी दोनों की ब्लड लाइन सेम है और आज का डीएनए बोलता है सेम लाइन में। उन लोगों के यहाँ तो गोत्र सिस्टम ही नहीं था। आज इससे शादी, कल उससे शादी, तीसरी शादी, उनके यहाँ तो कोई सेटअप ही नहीं था। सामाजिक समीकरण तो अब बनने लगे हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति सबसे वर्स्ट रही है। हमारे यहाँ तो जब वो जंगल में घूमते थे तब तो हमने अपना वेल प्लान्ड सिटी बनाई हुई थी। फिलॉसफी, साइंस, आयुर्वेद हर चीज़ पे मास्टरी की हुई थी। जो बात है कि समय परिस्थिति के अनुसार मुगल्स आए, अंग्रेज आए और हमको हीन भावना में डाल दिया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी सर्वाइवल की स्थिति पैदा हो गई थी, तो हमारे लिए फ़ोकस उस पे हो गया, सारी चीज़ें भूल गए, हमारे डॉक्यूमेंटेशनों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन बेसिकली यही है, जो गोत्र है, वो जेनेटिक सिस्टम है। आप जेनेटिक बीमारियों से बचे रहो, ये आज का विज्ञान करता है, सेम लीनेज में शादी नहीं करनी चाहिए और हमारे यहाँ ये पहले से बोलते आ रहे हैं। बेटर इंसान लो, बेटर जीन्स आपस में मिलेंगे, एक बेटर आउटपुट आएगा। आजकल इंस्टाग्राम के ट्रेंड के हिसाब से भगवान भी बदल रहे हैं कि आज कृष्ण भगवान की पूजा कर ली, तो आज शनिदेव की पूजा कर ली, तो आज हनुमान जी की पूजा कर ली। जब जो रील वायरल होती है, तब वो भगवान थोड़ा हाइप ट्रेंडिंग में आ जाते हैं सबके दिमाग में, और उन्हीं भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा होने लग जाती है, किताबें बिकने लग जाती है,
अलग-अलग प्रोडक्ट नए-नए बिकने लग जाते हैं। पर कुल देवता को सब भूल जाते हैं। शायद मेरे को लगता भी नहीं है कि कुल देवताओं को कोई पूछता होगा या फिर याद रखते होंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है इस बारे में, बट ऐसा मानना है, जितने लोगों से बात करते हो पूछते हैं कि आपके कुल देवता कौन है? बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता, आप बात नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको फिर मैं डीएनए पे आऊँगा, क्योंकि स्पिरिचुअल डीएनए आपको रूट्स में ले जाता है। आपको अंतर जगत की यात्रा, अपने अंदर की यात्रा, अपने आप को पहचानने की यात्रा। एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, कुल देवी-देवता पे आने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप आज मेल हो, कोई फीमेल है तो क्यों है? साइंस की दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि आज के यूथ को विज्ञान समझ में आता है। हमारी प्राचीन शब्दावली बदल जाए तो गोत्र उनको ढकोसला लगता है, लेकिन डीएनए समझ में आता है, ब्लड लाइन समझ में आती है। बात एक ही है। डॉग बोल लो, कुत्ता बोल लो, एक ही बात है। एक ही चीज़ की बात हो रही है। एक कॉमन बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग्स का या किसी भी एनिमल का, वो किसी चीज़ का निर्माण करता है तो सिक्योरिटी का पहले ध्यान रखता है। वो घोंसला बनाता है तो इस तरीके से बनाता है कि उसके बच्चे, उसका परिवार सेफ रहे। हम भी हैं, जब कोई मकान बनाते हैं या किसी चीज़ को जड़ से, शुरुआत से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी सबसे पहला पॉइंट होता है। दरवाजे मजबूत होंगे, सिक्योरिटी होगी। आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी सामर्थ्य, आपकी अप्रोच डिसाइड करती है वो किस तरीके की चीज़ें होंगी। जितना ज़्यादा बेटर आपकी कैपेसिटी होगी, आप उतना बेटर करोगे। बहुत अच्छी सिक्योरिटी कंपनी लगाओगे, सीसीटीवी कैमरास लगाओगे, बहुत सारे इक्विपमेंट। गरीब आदमियों का दरवाजा मजबूत करेगा, घर ऐसा देखेगा जहाँ सर्वाइवल की कोई समस्या ना हो, कोई इसी प्रकार का थ्रेट ना हो। तो आप सोचिए, जिन ऋषियों ने आपका गोत्र बनाया, तो उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा 4-5 पीढ़ी बाद मेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मेरा लिनेज ही खत्म हो जाएगा, मेरा डीएनए आगे चल के खत्म हो जाएगा। नहीं, जब वो परफेक्ट थे तो काम भी परफेक्ट करेंगे। आप मेल हो, इसलिए मेल हो क्योंकि विज्ञान कहता है आपके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम है। अगर कोई फीमेल है, तो फीमेल इसलिए है कि उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है? ये डिसाइड हो गया। अब वाई और एक्स ने अगर किसी मेल को बनाया है, तो नेचुरल है कि मेरे को वाई और एक्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिससे पुरुष पैदा होते रहें। मुझे एक्स एक्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिससे स्वस्थ महिलाएं पैदा होती रहें और संसार में वृद्धि होती रहे। एक ऐसे व्यक्ति पैदा होएँ, जो अपने परिवार के लिए तो भला करे करे और समाज के लिए एक यूज़फुल हों, कुछ अच्छा कर सके समाज में, ना कि सिर्फ़ घर के लिए करें। तो नेचुरल है कि मैं एक्स और वाई को प्रोटेक्ट करूँगा। अरे भाई! हमारे रूट्स में था कि हमें अपने पितरों की पूजा करनी है, हमें कुलदेवी की पूजा इसलिए करनी है कि वाई इज़ इक्वल टू कुल देवता, एक्स इज़ इक्वल टू कुल देवी। जब आप इनकी पूजा करते हो, आप इनसे एनर्जी से कनेक्टेड होते हो, तो आपका सर्वाइवल रेट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनको ज़िम्मेदारी दी गई है लीनेज प्रोटेक्ट करने की। भई, उनको अंबानी या धनाढ्य सेठ नहीं बनाना था। उनको एक ऐसा इंसान बनाना था, जो स्वस्थ हो। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो शरीर से स्वस्थ है, बौद्धिक रूप से स्वस्थ है, वो घर, परिवार और संसार के लिए कुछ उपयोगी करेगा, अच्छा करेगा। एक शरीर स्वस्थ रहने के लिए क्या संसाधन चाहिए? उत्तम भोजन, उत्तम परिस्थिति, उत्तम परिवार, उत्तम अर्धांगिनी मिलेगी, घर में संतुलन बना रहेगा, उत्तम भोजन की व्यवस्था। आज के सिनेरियो में घर से बाहर निकलते ही खाने की उपलब्धता है। पहले जंगल, खेत और जनसंख्या कम थी, तो चीज़ें उतनी आसान नहीं थीं। तो उसमें सर्वाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मिलती रहे। आज के सिनेरियो में बात करूँ, आज उत्तम भोजन, उत्तम घर धन से आता है। आपकी परचेज़िंग पावर बेटर होगी, तो आप बेटर सोर्स कर पाओगे, इस शरीर को बेटर दे पाओगे और इस शरीर को बेटर मिलेगा, तो एक ये बेटर शरीर मिलेगा, घर-परिवार का माहौल ठीक रहेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिश्तों के बीच में, तो ये दिमाग भी ठीक से काम करेगा। सुबह बीवी से झगड़ा करेगा, तो गल्ले पे बैठ के भी वो ग्राहक से ही झगड़ा करेगा, दिमाग नहीं लगेगा। जब इतनी बात आ ही गई है वाइफ़ की, तो एक बात बताओ, पहले तो ऐसा बोला जाता है कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, और अब तो 7 दिन भी साथ नहीं रहते। इसका क्या कारण? कारण है, क्योंकि जो जेनेटिकली अट्रैक्शन है आपका, वो वीक हो गया है। वीक हो गया है। मैंने क्या बोला, जब आप किसी चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो आप उसको जब समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उसके साथ संबंध कैसे निभाओगे?
आप 20 साल से साथ में रह रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप एक-दूसरे को जानते ही नहीं हो ढंग से। एक-दूसरे का साथ होने का मतलब होता है कि बिना कहे सामने वाले के भाव को समझ जाना। यानी आप फिज़िकली बॉडी में तो 2 हो, लेकिन इंटरनली एनर्जी लेवल पे दोनों कंबाइन हो। जब एनर्जी आपस में कंबाइन होती थी, तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशन सस्टेन रखती थी। आज की तारीख में जब हम कुलदेवी देवता से हटे, तो हमारे समाज में विघटन, थोड़ा कमाते थे, बड़ा परिवार पालते थे। बड़ा कमाते हैं, छोटा परिवार नहीं पाल पाते। पहले जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई और उसमें भी अब डिस्ट्रक्शन हो गया। यूट्यूब्स वगैरह पे मैं देखते रहता हूँ कि भई पहले तो लिविंग आया रिलेशनशिप, अब उसमें भी माइक्रो लेवल आता जा रहा है, उसका भी माइक्रो लेवल आता जा रहा है। तो मतलब जो आप साल भर ज़िंदगी साथ जन्म की बिताने की इच्छा रखते थे, वो खत्म हुई। अब 10 साल की इच्छा हो गई, फिर वो साल भर की हो गई, फिर महीने की हो गई, अब एक आएगा कि घंटे-घंटे के पार्टनर बन जाते हैं। तुम कौन, हम कौन, तुम भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि एक-दूसरे को क्योंकि हम भौतिक स्तर से बहुत खराब हो गए। हाँ, और ये वाई के साथ ज़्यादा हो रहा है, एक्स के साथ कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रूट्स से अपना कनेक्शन डिटैच कर दिया है। आज हमको ढकोसला लगता है पितृ पूजा करना। आज हमें ढकोसला लगता है कुलदेवी का। कुलदेवी के बारे में पूछ लो, लोगों को अपने पड़ोस के देवी मंदिर का नाम नहीं मालूम होता, गोत्र का नाम नहीं मालूम होता, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जब आप अपने रूट से कट गए, तो नेचुरल सी बात है कि आप समस्याओं में घिर गए। तो ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों में बहुत आत्महत्याएँ हो रही है, इसी कारण हो रही ज़्यादा। बिल्कुल, आप मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे डालो, भविष्य में पुरुष पैदा होना बंद हो जाएँगे। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक लेटेस्ट स्टडी बोल रही है, कौन-सी स्टडी है? फॉरेन में हुई है। उसमें एक्चुअली उसको बनाया गया है कि पुरुष पैदा होना बंद हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि मैंने बोला कि मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है और वो श्रिंक होता जा रहा है डे बाय डे। 1-2 दिन की कहानी नहीं है, बहुत लंबे टाइम पीरियड से और इसको अभी और लंबा टाइम पीरियड हुआ। लेकिन श्रिंकिंग की व्यवस्था चलती चली आ रही है, अवस्था बनी हुई है। जब वो श्रिंक हो रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ डाउन हो रही है। जब स्ट्रेंथ डाउन हो रही है तो आउटपुट क्या निकल रहा है? डिप्रेशन, आत्महत्याएँ, स्ट्रगल। आज की तारीख में प्रभु ऐसा है कि लड़के अब शादी करने से डरने लगे हैं और न्यूज़ पढ़ो तो बेचारे ड्रमों में मिलने लगे हैं। अच्छा, पितृदोष की बात कर रहे थे, तो ये जो पितृदोष की जो पूजा होती है, वो लड़के ही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती है, अरे बिल्कुल सिंपल सा है ना, लड़की में वाई होता है। हाँ। इसलिए नहीं करती है। पितृ पूजा आपके वाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको एनर्जाइज़ कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसकी सर्वाइवल के परसेंटेज को इंक्रीज़ कर रहा है। तो पुरुष कर रहा है, तो पुरुष में ही तो वाई है, उसी के अंदर वाई है और उसी को वो स्ट्रेंथन कर रहा है, जिसके अंदर महिलाओं को दी गई है, कुछ कंडीशन में दी गई है, लेकिन कॉमनली पुरुष ही करते हैं। पितरों से संबंधित तर्पण करना, पिंडदान करना, ये पुरुषों का अधिकार दिया गया है। वो इसलिए नहीं कि फीमेल्स को डाउनवर्ड करना था या फीमेल्स से उनको कोई प्रॉब्लम थी, वो नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम को मजबूत करना चाहते थे, जिससे वाई की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। उसको वो सारी चीज़ें मिलती रहें, जिससे उसका घर परिवार अच्छे से चल सके, सोसाइटी में वो कुछ यूज़फुल कर सके। अच्छा, एक बात और करते हैं, जभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, तो वो 2 ही चीज़ बताते हैं ज़्यादातर, या तो राहु का दोष है या शनि का प्रकोप है, पर कोई समाधान नहीं है इसका। मेरे को एक चीज़ बताओ अभिषेक जी, आप किसी एस्ट्रोलॉज़र के पास गए, आपने उसको प्रॉब्लम बताई कि मुझे एक्स वाई ज़ेड समस्या आ रही है। आपका चार्ट रीड किया कि उसमें देखा कि भई आपको ये वाला दोष लगा हुआ है, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, शनि की साढ़े साती है, समथिंग इस टाइप के बहुत सारे योग हैं और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप पूछोगे, क्योंकि आप इलाज के लिए आए हो, सुनने नहीं आए हो, बस आपको यहाँ पे एक शब्द मिल गया अपनी समस्या का, शनि या राहु या पितृ दोष। जब ये शब्द मिल गया तो वो बोलेगा मुझे शब्द से मतलब नहीं है, मुझे इलाज बताओ। तो आप उसे कहाँ भेजते हो? किसी पंडित जी के पास भेजते हो, ये वाली पूजा करा लो, किसी मंदिर भेजते हो, ये वाले काम कर लो। ये तो एस्ट्रोलॉजी के है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक प्रोसेस है सारी, स्पिरिचुअल प्रोसेस है, रिचुअल बेस्ड है। एग्ज़ैक्टली ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फाइंडिंग टूल्स है, ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है। मैं स्पिरिचुअल डीएनए की जो बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो आपको पता है प्रभु, कि आपकी ज़िंदगी में मुझे उसे कोई शब्द नहीं देना है। पहले थे कि मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, एस्ट्रोलॉज़र के पास से आए थे साढ़े साती चल रही है, बिज़नेस नहीं चल रहा बदल के अब साढ़े साती हो गई है। तो शब्दावली बदली है, लेकिन करोगे पूजा-पाठ ही।
अच्छा, ये तंत्र के बारे में थोड़ा-सी बात करते हैं ना, तंत्र, साधना, शक्ति, विज्ञान क्या है ये मतलब? एक्चुअली काम करते हैं क्या? कल परसों एक रील देख रहा था, उसमें किसी ने बोला कि कामाख्या देवी मंदिर के मतलब ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि ऐसे ही बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी तंत्र विद्या करते हैं कि 1.5 फुटिया आता है और वो ऐसी फाइलें चेंज कर देता है, 3-3 महीने के लिए जाते हैं। ये सब क्या है मतलब आपके नज़रिए में? देखिए, तंत्र विशुद्ध विज्ञान है। आज साइंस बोलते हैं, प्राचीन ज़माने में जैसे डीएनए को गोत्र बोलते थे, ऐसे तंत्र बोला। आज भी पढ़ते हैं, राजनीतिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है। तंत्र यानी उस चीज़ को काम करने के पीछे के जो वैज्ञानिक सूत्र हैं या रीज़निंग है प्रॉपर, वो तंत्र कहलाती है। तो आध्यात्म हमारा इस ब्रह्मांड से और हमसे जुड़ा हुआ है। तो तंत्र जिस शब्दावली का यूज़ हम कर रहे हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये सृष्टि कैसे काम करती है, हम कैसे काम करते हैं और दुनिया में अगर कुछ हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं। ठीक है? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि पता कैसे पड़े कि कुछ काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसका तो आंसर कोई बता ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? इसलिए नहीं बता सकता है कि आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। आप मुझे बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। पर पढ़ूँगा तो शायद बता दूँगा। आप पढ़ोगे तो चढ़ोगे, तंत्र में आओगे, सीखोगे, समझोगे। तंत्र का नाम माला जपना नहीं है, तंत्र का नाम श्मशान जाना नहीं है, तंत्र का नाम किसी भूत-प्रेत या किसी प्रकार की एंटिटी को सिद्ध कर लेना बिल्कुल तंत्र नहीं है। ये आज की तारीख में सबको अप्सरा सिद्ध करनी है, कर्णपिशाचनी सिद्ध करनी है, प्रेत सिद्ध करना है, कि बस ऐसा काम करना, उन्हें सीखना नहीं है। उन्हें वो सिद्धियाँ इसलिए चाहिए जिससे समाज के बीच में जाके उनकी खुद की एक आइडेंटिटी बन जाए। भाई कर्णपिशाचनी सिद्ध कौन करता है? अपने बारे में जानने के लिए मैंने कल कितना खाया था या मेरी जेब में आपको पता है आपकी जेब में कितने पैसे हैं और कल क्या हुआ था? वो कर्णपिशाचनी से आप किसी के बारे में बताना चाहते हो कि देख तेरे साथ ये हुआ था। अरे बाबा आपके दादा का ये नाम, अरे प्रभु शरणागत हो गए, आपका काम हो गया। सब कमर्शियलाइज़ेशन है। तंत्र में ये सारे विधियाँ हैं क्योंकि वो विज्ञान है, आप उसका अच्छा-बुरा कैसे भी प्रयोग कर सकते हो। आज की तारीख में कमर्शियल प्रयोग हो रहा है लेकिन तंत्र का बेस ये नहीं है। तंत्र का ये है कि आप समझो कि आप इस संसार में क्यों हो? आप ये समझो कि ये संसार क्यों है? और आप और ये संसार मिलके करना क्या चाहते हैं और इस संसार में होता कैसे? बट वो तो अध्यात्म से समझेंगे ना, तंत्र से। तंत्र तो आध्यात्म ही है भई। तंत्र आया कहाँ से? कोई अलग विषय थोड़ी ना है। तंत्र में मिलने वाले जो आप जाएँगे तो जो मंत्र हैं, बहुत सारे तो वेदों से मिलते हैं। बहुत सारे वेदों से मिलते हैं। तो तंत्र कोई अलग थोड़ी ना। सपोज़ करिए पॉडकास्ट है। मैं आया, आपने हमने बात की, रिकॉर्ड हुआ, पॉडकास्ट हो गया, इंटरव्यू, बात खत्म। अब ये काम कैसे करता है? कितनी टेक्निकल टीम लगेगी, कितनी एडिटिंग टीम लगेगी, क्या फ्रेम, क्या लाइटिंग, ये सब कुछ सेट करना पड़ता है। ये टेक्निकल विषय हो गया। जब इसी चीज़ के हम गहराई में गए और इसको समझने की जो बुद्धि या दृष्टिकोण रखा, वो तंत्र हो गया। तंत्र इज़ अ आर्ट ऑफ लिविंग। हुँ। जीवन जीने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वो बताता है। तंत्र मुक्ति देता है, ना कि किसी विचारधाराओं की गुलामी देता है। कैसे पता करें अगर किसी को कोई गुरु चाहिए हो तंत्र विद्या साधने के लिए, तो कैसे पता करें कि ये तंत्र विद्या साधने के लिए सही गुरु है? देखिए गुरु, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि शिष्य गुरु ढूँढना है। ये तो वो हो गया कि 10th क्लास में स्टूडेंट गया, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। भाई तूने 10th पढ़ी नहीं है, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए बैठा है, तू उसको जज कर रहा है कि वो अच्छा पढ़ाता नहीं है, उसको आता नहीं है। बच्चे बोलते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में शिष्य गुरु को जज करता है, ये बेटर होगा कि नहीं? नहीं भाई, हमारे यहाँ आप बेटर बनो, गुरु अपने आप मिल जाएगा। आप हीरे तो बनो, तराशने वाला मिल जाएगा। आप हो कॉमन से पत्थर, बनना चाहते हो हीरा। आप सोचते हो कि मेरे को जौहरी मिल जाए जो काट-छाँट के मेरी कीमत बढ़ा दे। मैं सड़क पे पड़े पत्थर को कितना ही काट-छाँट लूँ, डायमंड की कैटेगरी में नहीं ला सकता, उसकी कीमत पे नहीं बेच सकता। राइट। बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि एक आदमी को बेटर ज़िंदगी जीने के लिए क्या विचारधारा रखनी पड़ेगी? बेटर जीने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअल डीएनए की मदद ले सकता है, सीख सकता है, अपनी लाइफ़ बेटर कर सकता है, अपने परिवार की लाइफ़ बेटर कर सकता है। अगर चाहे तो वो समाज में और लोगों की भी मदद कर सकता है। तो ये वो दृष्टिकोण है जो इंसान को इंसान बनाता है। बहुत बढ़िया सर। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। अभिषेक जी, धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए।
थैंक यू। लोगों का प्यार मिला तो शायद एक तंत्र विद्या पे एक पॉडकास्ट आपके साथ और करेंगे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और समझने की कोशिश करेंगे तंत्र मंत्र साधना किस तरह से काम करती है, क्या करती है और आदमी अपनी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस ला सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभिषेक जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।